हेलो बच्चों, मेरा नाम अरविंद गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है इन बायोलॉजी। और एज वी नो व्हाट इज लाइफ। लाइफ हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, विच इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, अब आज हम लोग ये चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे कैसे हुई और किस तरह से डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप की, लेंस की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, सेल्स किसे कहते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि लाइफ के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, दैट इज कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मैंने बस अभी इसलिए लिखा है। तो मान लीजिए ये सब करने के लिए एक बॉडी होना बहुत जरूरी है। तो उस बॉडी को जो लाइफ चलाती है उसको हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, अब सेल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि सेल इज इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका डेफिनेशन में ही दो चीजें जुड़ी हैं, स्ट्रक्चरल मतलब रचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक। मतलब स्ट्रक्चरल मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उसका फंक्शन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे कोई बात किसी तक पहुंचानी है और कोई बात को कंफर्म करना है तो मैं कैसे जैसे हमारे शरीर में नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स के एंडिंग ऐसे होते हैं। ठीक है, अब नर्व सेल जो है वो यहाँ इनके कई डेंड्राइट होते हैं जो कई अलग अलग नर्व से जुड़े होते हैं। ठीक, अब ये सारे नर्व से मैसेज आते हैं, तो मैसेज कई जगह से आए, ये कलेक्ट होते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से ट्रांसफर होते हैं दूसरे नर्व। तो नर्व सेल का काम क्या है? टू सेंड मैसेज, टू इंपल्स को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मैसेज को पहुंचाना फ्रॉम ब्रेन टू रेस्पॉन्सिव एरिया या स्टिमुलस को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें नर्व सेल्स करते हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे ये अपना फंक्शन को गेन करते हैं। इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये अपने फंक्शन को वजूद में ला सके। मतलब स्ट्रक्चर इनका कैसा है कि ये ऑब्जर्व करते हैं, ये लंबे होते हैं, ये अपने शरीर के लॉन्गेस्ट मींस लंबे सेल्स में होते हैं। इट कैन रीच अप टू 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, नर्व सेल्स आर लॉन्ग अप टू 100। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज नर्व सेल्स, इट इज अप टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो समझाने की कोशिश की वो ये थी कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मतलब इकाई है लाइफ की। ठीक है, अब होता यह है कि 9th क्लास में जब नए नए बच्चे जाते हैं तो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं और बायो भी पढ़ रहे होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है कि पहले मैटर पढ़ाया जाता है, फिर मैटर से अचानक लाइफ भी पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसीलिए सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बुलाया जाता है सेल को। जैसे छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, सेल इज ए सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर वही चीज अगर मैटर में पूछा तो क्या कहते हैं, मैटर क्या है? एटम्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो आप बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटम सबसे छोटा है या सेल बहुत छोटा है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल है, कोई बात नहीं, लेकिन समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एटम जो है यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इससे इसकी जो ग्रुपिंग होती है उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मेक बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है या सारी चीजें बनती है। बायोमॉलिक्यूल के ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स से हमारा बनता है सेल। मतलब कि एटम जब ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऑफ एटम कॉल मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल बायोमॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कॉल सेल ऑर्गेनल और ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे
सेल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल और उससे बनता है सेल। फिर सेल की अगर हायरार्की अगर इससे बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, आप लोग छोटे क्लासेस पढ़े होंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू कुछ भी हो सकता है, क्यूबॉइडल टिश्यूज हो सकते हैं, नर्व्स टिश्यू हो सकते हैं, आरबीसी हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, टिश्यू हो गया। टिश्यू को मिला दिए तो प्लाज्मा हो गया, ब्लड हो गया, ऑर्गन हो गया ये, ठीक। लिवर, हार्ट, किडनी, उनको मिला दिया जाए तो जैसे अब हार्ट के नर्व्स ये सब मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम को मिला के ग्रुप ऑफ सिस्टम को कहेंगे तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी। अब ये सब छोड़िए, इतना भूल नहीं जाते। तो आपको केमिस्ट्री में तो ये सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हमें ऑर्गेनल्स, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पढ़ना, टिश्यू तक आपको क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ना है, सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ठीक है। और फिर हम लोग डाइवर्सिटी में सीधे कूदेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर जो स्पेस और ये स्पेस और मास ऑक्युपाई करता है, मास और स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक। और सेल जो है वो लिविंग लाइफ का सिंपलेस्ट यूनिट है। अगर सेल को हम तोड़ दें और उसमें से सारे ऑर्गेन निकाल दें तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो सिर्फ मैटर ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ से नीचे जाए तो लाइफ नहीं है, इसके ऊपर ही लाइफ है। मतलब एक सेल के लिए सेल ही लाइफ का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब अगर हम सब कुछ तोड़ते जाए तो एक सेल ही बचेगा जो लिविंग है, उसके बाद सेल को भी तोड़ देंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट मैटर, ठीक है। मैटर, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, हालांकि वो बोलते नहीं, ठीक। तो आपको ये हायरार्की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने तो सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको चलिए इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग देखते हैं अपने आसपास तो दो टाइप की दुनिया दिखती है, एक जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, जिसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली हम जो इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, इस वर्ल्ड में दो दुनिया चल रही है। एक जो हम अपनी आंखों से मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रो मतलब स्कोप मतलब होता है टू व्यू, ठीक है, टू व्यू, और मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, जो 10⁻⁻⁶ से बड़ा हो, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब वो चीजें जिन्हें हम लोग, जो हमारे लिए विजिबल है, विजिबल विथ नेकेड आईज, हम लोग अपने नंगी आंखों से उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कह सकते हैं। जो जैसे कि हम अगल बगल देख सकते हैं, पंछी, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इंसान, कीड़े, इंसेक्ट, कुछ भी, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, आपके इंसेक्ट हो गए या कुछ भी, ये सब विजिबल वर्ल्ड के हैं। अदर एनिमल्स, ठीक, प्लांट्स, ट्री, है ना, जो भी हम देखते हैं, जो भी लिविंग थिंग हम देख सकते हैं, दे कम्स इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में तो हम जानते ही हैं। एक और वर्ल्ड है जो हमें नहीं दिखाई, जिसमें माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इसको बोल सकते हैं, जो नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आईज, ठीक है, जो नहीं देख सकते। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अमीबा, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, कोई भी जानवर जो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, जैसे इकोलाई देखते हैं, इकोलाई, ठीक है, इकोलाई, पैरामीशियम, कोई भी जीव जो हम नेकेड आंख से नहीं देख सकते, जो हमारे आंख के रेंज से पार, जिन्हें हम नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक सेल भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, क्योंकि अगर जितने भी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, और इन्हीं नहीं दिखाई देने वाली सेल से ही जुड़ जुड़ के हम भी बने हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 10⁻14 सेल्स होते हैं, जिसका वेट 60 kg होगा, ठीक है, 10⁻14 सेल्स, ठीक है,
200 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, इतना सारा वेरिएशन एक ही सेल्स के अंदर, और सब मिलके कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो ये सेल जो ना दिखने वाले सेल जुड़ जुड़ के ही इतना बड़ा शरीर बना है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम लोग आपका स्वागत है। ये हम लोग अब सेल पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, नॉट विजिबल बाय आवर ओन आईज, ठीक है। अब इन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है, अगर इसको देखा जाए तो माइक्रोब्स कहा जाता है, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग फॉर्म है, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग फॉर्म, all are made up of, all living organism, all living organism are made up of cell, either they are small or large, ये एकदम गांठ मान लीजिए, primitive और एडवांस, ठीक है। कोई भी इस दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी लिविंग फॉर्म है वो सब सेल से बने हुए हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, पुराने हो या नए। एवरी लाइफ लिविंग फॉर्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो ये सब हमें पता कैसे चला? अब हम आप सब दिमाग में सवाल आ सकता है कि जो माइक्रोस्कोपिक नेचर है ये मतलब हमने देख कैसे लिया, हमें कैसे पता कि इतना छोटा सेल जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते? तो ऑब्वियसली जब हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो हमने कुछ तो किया होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल्स पे जाते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी में जब लेंस बनना शुरू हुआ और 17th सेंचुरी में पहली बार मैग्नीफाइड लेंस बना, ठीक है। उसके बाद गैलीलियो ने लेंस का इस्तेमाल किया मैग्नीफाइड लेंस का लाइट को व्यू करने के लिए। तो पहला ये जो जैकरीज जेसन नाम का 1590s में नेदरलैंड में इसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जिसमें उसने 2-3 लेंस लिए और उनको एडजस्ट करके इमेज को बड़ा किया, ठीक है। लेकिन इस चीज को परफेक्टली डिजाइन करके रॉबर्ट हुक ने बनाया 1665 के दौरान। और जो उसने ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने, इसका नाम आप कई जगह नहीं लिखा हुआ मिल सकता है, बिकॉज अब इस पे ये तर्क भी नहीं कीजिएगा, बिकॉज फर्दर इंप्रूवमेंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जेसन ने सिर्फ उसका एक मॉडल बनाया था, उसको एक आकार दिया था, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करके, उसको बढ़िया से फंक्शनल करके रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था 1665, ठीक है। ये एक इंग्लिशमैन थे, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने अपनी बुक एक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने क्या किया था, ओक ट्री जो है उसके कॉर्क को देखा था, ठीक है। और जब उन्होंने देखा था तो उन्हें मिला कि कुछ इस तरह से सेल्स जैसे हैं, छोटे छोटे कमरे जैसे बटे हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। तो दिमाग में सवाल आया कि भाई जब सेल्स को देखा तो उसने पाया कि सब एकदम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटे हैं। तो रॉबर्ट हुक को बोला भी गया कि इन्होंने सेल की ये फादर ऑफ सेल, मतलब इन्होंने कहा कि सेल जो है, ठीक, इन्होंने सेल नाम क्यों दिया मैं आपको बता देता हूं। सेल वर्ड का मतलब होता है, असल में आपने सुना भी होगा फिल्मों में जो जेल होते हैं उन्हें सेल्स कहा जाता है, लिटिल रूम्स, ठीक है। इसका एक्चुअल मतलब है लिटिल रूम, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे एक जैसे कमरे जैसे दिख रहे हैं। ये रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, रॉबर्ट हुक ने यही ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो 1665 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने ये इमेजेस उसमें डाले थे और ये कहा था कि ये जो छोटे छोटे ऐसे से ब्लॉक्स दिख रहे हैं इन्हें हम सेल कह सकते हैं, क्योंकि ये एकदम छोटे छोटे कमरों की तरह, बराबर बटे कमरों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इसको सेल किया। हालांकि उस समय का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था वो सिर्फ 10 से 20%, मतलब 10 to 15% टाइम्स ही किसी इमेज को बड़ा कर सकता था। तो उन्हें बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसी दौरान, उसी के अंतर्गत एटोन वॉन लीकॉक ने जो पहले पर्सन थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, जिन्होंने पहली बार यीस्ट, प्रोटोजोआ और आरबीसी देखा लिविंग, ठीक है। मींस इन्होंने जो सेल देखा था वो कॉर्क सेल था, वो ऑलमोस्ट डेड सेल थे, ठीक है, जो रूम जैसे दिख गए। लेकिन एंटोन वॉन लीकॉक ने 1632 और 1723 के दौरान
उसने कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे, जिसमें उसने ह्यूमन बीइंग के आरबीसी को भी नोटिस किया। और इन्होंने इसके साथ साथ सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस से सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया, और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो ऑलमोस्ट इतनी 20 टाइम्स किसी इमेज को बड़ा करने की काबिलियत रखता था। तो इन दोनों ने कोई भी इमेज देखी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखे थे ओक ट्री के, और एंटोन वोन ल्यूकहॉफ ने आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा था। ये पहले बंदे थे, ठीक है। अब ये तो इन्होंने सेल का एक स्ट्रक्चर देखा, इन्होंने ऐसा कुछ तो इन दोनों ने ही सेल बनाया, सिर्फ देखा और कहा कि ये इक्वल सेम कंपार्टमेंट में बटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। लेकिन सेल के अंदर भी कुछ होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर की जो लिक्विड में एक छोटा सा डेंस पार्ट दिखाई दे रहा था, ठीक है। और ये जो सेल के अंदर का जो एरिया है, ये जो अंदर एरिया है, इसको जे.ई. पुरकिंची नाम के बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर जो भी भरा हुआ है, उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सेल पहले बना, फिर उसके अंदर के हिस्से को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया, ठीक। फिर बाद में आया रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। पुरकिंची ने दिया ये 1787 से लेकर 1869 तक, और उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने ये कहा कि अ डेंस एंड विस्कस एरिया ऑफ दैट प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर जो एरिया है, जो डेंस पार्ट है, जो इनसे थोड़ा सा अलग दिखता है, जब भी हम कोई सेल देखते हैं तो उसमें बीच में डॉट जैसा दिखता है या डेंसर एरिया जो दिखता है, उन्होंने उसको न्यूक्लियस कहा। क्या कहा? न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस ने कहा, फिर बाद में आया हेक्सेल। हेक्सेल ने एक अलग ही खोज की। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है, इस बंदे ने कहा कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कुछ स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। अब ये हेरिडिटी मटेरियल क्या है? हेरिडिटी मटेरियल मतलब जो अनुवांशिक गुण है जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, ये हेक्सेल ने कहा था। किसने कहा था? हेक्सेल ने, ठीक है। अब आप देखिए लाइन से, रॉबर्ट हुक ने पहले एक सेल का स्ट्रक्चर सिर्फ खोजा, एंटोन हॉक ने लिविंग सेल्स देखे, और पुरकिंची ने प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का आविष्कार नहीं, इन्वेंशन डिस्कवरी की, और हेक्सेल ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ हेरिडिटी होते हैं जो कि अंदर होते भी हैं, डीएनए और आरएनए। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा इतिहास हुआ। फिर बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से डेवलप हो गया। अब हम इसमें ये भी सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैंने यहाँ लिख दी है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास कहीं पे, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जो कि हाईली एडवांस था, एनएस ने बनाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले मैं आपको इसको माइक्रोस्कोप क्या होता है ये समझाऊंगा, और माइक्रोस्कोप समझाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कितना टाइम बड़ा करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी ऑनलाइन पढ़ाने के दौरान लैब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग ये सब लैब में सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऑलमोस्ट आइडिया दे दूंगा। तो इन सब ने ये सब किया, और तब जाके हमें एक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर मिला। अभी भी हम सेल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने, किसी ने गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया, किसी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी ने लाइसोसोम। ऐसे करते करते कई साइंटिस्टों ने वो धीरे धीरे सारे ऑर्गेनेल को खोजा, और हमने असेंबल करके एक सेल बनाया, और आज हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया हो गया होगा आपको कि किसने किसने क्या क्या खोजा। अब हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में समझेंगे। माइक्रोस्कोप नाम से पता चलता है, माइक्रो वर्ड जो है ये माइक्रोन से आता है, माइक्रोन, और माइक्रोन एक यूनिट है जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। 10⁻⁻⁶ मीटर मतलब
जो इमेज जैसे जो भी यूनिसेलुलर होते हैं इनकी साइज इसी के अंदर होती है, ठीक है, मिलीमीटर जिसको बोल सकते हैं। मींस इनकी साइज जो होती है वो हमारे आंख जो है इतनी छोटी चीज देखने की काबिलियत नहीं रखती, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 1/10⁶, यानी कि 1 बटा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आप इतना छोटा अगर देखे जाए तो 0.0000001 मीटर, यानी कि बहुत छोटा हो गया। तो इतना छोटी चीज को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, तब हम लोग उसको, तो माइक्रोन वर्ड इस पे आया है, माना सूक्ष्म। इसका ऐसे आप लोग को बुक्स में या डिक्शनरीज में लिखा होगा, इसका मतलब होता है सूक्ष्म मींस वेरी टाइनी, और स्कोप मतलब होता है टू व्यू, है कि नहीं, टू व्यू मतलब एक छोटी सी चीज को देखना। माइक्रोस्कोप आर दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज अप टू सर्टेन हायर टाइम्स, ठीक है, ताकि हम उसे अपने नेकेड आई से देख, मतलब अपने आंखों से देख सके, ठीक है। तो माइक्रोन मतलब समझ में आ गया, 10⁻⁶ मींस टाइनी। चलिए आपके लिए टाइनी रखते हैं, आप क्लास छोटे क्लासेस में तो टाइनी रखते हैं, टाइनी चीजों को देखने की। अब यहाँ पे आते हैं दो टाइप के, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है जिसमें एक लेंस लगते हैं, या ये बहुत ज्यादा तो ज्यादा 10 से 20 टाइम्स किसी इमेज को बड़ा कर सकता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक या दो लेंस लगे रहते हैं। एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज को लगभग 1000 गुना बड़ा कर सकता है। जैसे इसके इसमें आपको मैं अभी समझा दूं कि 40 मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो आपका नहीं सॉरी, हाँ, 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं, 1000 टाइम्स हम किसी इमेज को बड़ा कर सकते हैं, ठीक, इससे भी ज्यादा टाइम बड़ा कर सकते हैं। मैं अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं जब बनाऊंगा। तो हम लोग पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो सबसे सक्सेसफुल माइक्रोस्कोप रहा, जिनसे हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, ठीक है। ये 2 लाख टाइम्स, 2 लाख टाइम्स बहुत बड़ी मशीन, बिकॉज इसमें लाइट की इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम्स की इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं और उससे इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो खैर ये आपको अब नहीं समझना है, अभी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप आप जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप किसी भी चीज को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे दो एडजेसेंट माइक्रोस्कोप लेंस लेके हम किसी चीज को बड़ा करके देख लेते हैं। तो हम लोग पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझेंगे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड, बिकॉज इसमें इसमें दो से ज्यादा लेंस लगे रहते हैं। अब देखिए इसका एक बॉडी है, ये आईपीस हो गया जहां से हम देखते हैं, ठीक है, ये आईपीस हो गया। अभी मैं बताऊंगा आईपीस, ये ड्रॉ ट्यूब, यहाँ लेंस लगी रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज होता है ट्यूब, यहाँ पे लेंस रखने की जगह होती है, ठीक है। इस लेंस के नीचे कंडेंसर रहता है, और इस लेंस के साथ यहाँ पे
प्लेन मिरर रहता है। तो यहाँ पे एक रफ मैं अच्छा ड्राइंग बना रहा था। तो ये एक ट्रू डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल मेनली ये है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग कॉस एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्टमेंट, और ये फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आर्म है जो होल्ड करके रखता है, ये स्टेज है या प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, ये कंडेंसर है, यहाँ पे मिरर है, मिरर लाइट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये बेस है, यहाँ पे 3 लेंस होते हैं, एक अंदर भी होता है, 3 लेंस होते हैं। 10x इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। एक 10x का होता है, एक 45x का होता है, और एक 100x का होता है, और इसे हम लोग नोज प्लेट कहते हैं। इसको रोटेट किया जा सकता है, अगर हम चाहें तो उसको रोटेट करके लेंस को बदल सकते हैं, ठीक। और ये हो गया आईपीस। आईपीस भी 3 प्रकार के होते हैं, 10, 5x, 10x और 15x। ये x मींस कितने टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको समझ लेते हैं। और यहाँ पे स्लाइड रखा जाता है, जिस स्लाइड को हमें देखना है। स्लाइड एक सिंपल कांच की होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट या कोई स्पेसिमेन रख के उसे लाइट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसका जल्दी से फंक्शन बता देता हूँ ताकि इस वीडियो के एंड में ये तक समझ में आए। अच्छा, हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल है मैथ्स इसका। हम किसी को कितना बड़ा गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक प्याज की स्लाइस को यहाँ रखा, प्याज के एक अनियन पील को हमने इस स्लाइड में रख के देखा, ठीक। हमने इधर 10x सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पे भी 10x लेके रखें तो 10x इंटू 10 कितना हुआ, 100x। इट मीन्स व्हाट कि हम जब दोनों जगह 10 की लेंस इस्तेमाल करेंगे तो हम इस इमेज को 100 टाइम्स बड़ा देख रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम्स बड़ा रहे हैं, 100 टाइम्स। उसी जगह हम लोग 45x भी देख सकते हैं। 45 से सेट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ 10x लेके चलते हैं तो 10 इंटू 45 कितना हो गया, मीन्स 450 गुना बड़ा हम किसी भी इमेज को देख सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लेंस रखिए, और ये जो मिरर दिया गया है ये लाइट के लिए दिया है। इसे हम लाइट सोर्स या कोई भी लाइट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरज की रोशनी से लेकर मोमबत्ती की कैंडल तक कोई भी लाइट सोर्स इस्तेमाल करते हैं। लाइट सोर्स के थ्रू यहाँ से लाइट जाता है, ये कंडेंसर से हम लोग लाइट को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर डीम लाइट है तो कंडेंसर खोल देंगे, हाई लाइट है तो कंडेंसर ढक देंगे। इसमें एक नॉब रहता है छोटा सा जिसको हम लोग इससे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू लाइट पास होती है ताकि हम स्पेसिमेन देख सकें। अब ये आई पीस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कॉस एडजस्टमेंट से सेट होता है। कॉस एडजस्टमेंट को जब हम घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, और जब इमेज ये स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे एडजस्ट होता है। मतलब इसको हम घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगी। ये इसे हम लोग ड्रॉ ट्यूब भी कहते हैं, ड्रॉ ट्यूब बोलते हैं। ये ऊपर नीचे होता है जब हम कॉस एडजस्टमेंट को घुमाते हैं, ठीक है। जब हम कॉस एडजस्टमेंट घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, और हमें अपनी आंख लगा के ये देखनी है कि इमेज कब आ रहा है, ठीक है। आपको ये नोटिस करना कि यहाँ पे लेंस नंबर लिखा रहता है, अगर 5x है तो यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ पे भी आपको लेंस अपना सेट किया होगा। उसके बाद आप फाइन एडजस्टमेंट जो रेजोल्यूशन सेट करता है, अगर इमेज मिल गया और थोड़ा सा धुंधला है तो आप इसको हल्का सा रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे एक लेंस, यहाँ टोटल 2 लेंस होते हैं जो एडजस्ट करके ऐसे करते हैं ताकि हम किसी भी इमेज को अपने हिसाब से, जैसे 10 to 100 ये ऑयल इमर्शन कहलाता है, इसमें ऑयल लगता है, ठीक है। 100 into 10 यानी कि 1000 टाइम हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप इसके बेसिक चीज स्ट्रक्चर देख ही लिए हैं। हम लोग कल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे किस तरह से स्लाइड बनाते हैं, व्हाट इज टेम्पोररी स्लाइड, व्हाट इज परमानेंट स्लाइड। मेरे ख्याल से आपको माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा, और आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स या डिस्कवरी सेल्स, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से।
आपको पता चल जाएगा कौन किसने क्या किया है। एनसीईआरटी पढ़िए, इस वीडियो को देखिए। थैंक यू। सेफ